Please like, share and subscribe. Sisource Arlahi Nepal. विलायत से पीएचडी पूरा करने के बाद डॉक्टर साहब अमेरिका में वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। डॉक्टर साहब बचपन से ही मधेश के विषय में अभिरुचि रखते थे और मधेश के ऊपर किताब और लेख पढ़ा करते थे। मधेश के इतिहास के विषय में वे सदैव उत्सुक रहते थे। घर में भी बौद्धिक माहौल था। उस पर गजेंद्र बाबू का आना जाना, दरवाजे पर रहने से उनसे भी वे प्रेरित थे। मधेश की भूमि पर नेपाली सेना और पुलिस का रहना डॉक्टर साहब को बचपन से ही चुभता था। नेपालियों के औपनिवेशिक शासन, नेपाली भाषा भेष का लादना, नेपाली में ही पढ़ने की जरूरत होना, मधेशियों की भूमि छीनकर पहाड़ियों का बस जाना, मधेशियों को नौकरी न मिलना, ये सारी बातें डॉक्टर साहब को शुरू से ही चुभती थी और डॉक्टर साहब उन समस्याओं के समाधान के विषय में सोचते रहते थे। डॉक्टर साहब जब पढ़ने के लिए काठमांडू गए और मधेशियों के ऊपर होते हुए विभेद और रंग भेद देखा तो उनका गहरा प्रभाव डॉक्टर साहब के मस्तिष्क पर पड़ा। खास करके 2057 साल में जब ऋतिक रोशन कांड हुआ, उसका बहुत ही गहरा असर डॉक्टर साहब पर हुआ। उसमें मधेशियों को काले रंग के आधार पर तलाश कर करके पीटा गया था। मधेशियों की दुकान और घरों में आग लगा दी गई। डॉक्टर साहब यह सोचने पर विवश हो गए कि अगर यह देश हमारा भी है तो हम पर इस तरह की रंग भेदी आक्रमण क्यों, हम पर यह विभेद क्यों, हम दास बनकर जीने पर मजबूर क्यों। और डॉक्टर साहब के मन में उसी दिन से स्वतंत्र मधेश यानी आजादी के लिए भावना जाग गई। फिर भी उस समय डॉक्टर साहब मधेश के लिए खुलकर नहीं लगे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनके मन में सदैव दुविधा रहती थी कि वो भगवान की भक्ति में लगे, सत्य की खोज में लगे या मधेश की सेवा में। उसी दौरान डॉक्टर साहब जापान गए और वहां उन्होंने भव्य भौतिक प्रगति देखी, पर कहीं किसी में शांति और संतुष्टि नहीं। उनका मन भौतिक प्रगति से ऊब गया और वे सन्यासी होने के लिए जोगी के वेश में भारत तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सत्यसाई आश्रम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक भ्रमण किए। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद भटकते रहे, यात्रा करते रहे। उसी दौरान उन्हें बोध हुआ कि वे जितना भी भाग जाएं, पर मधेशी होने की पहचान से नहीं भाग सकते। मधेश की सेवा ही भगवान की सेवा है। हम उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हमारा जन्म ही मधेश की सेवा के लिए हुआ है। और यह जानकर डॉक्टर साहब पुनः लौट गए। डॉक्टर साहब जब पढ़ने के लिए विदेश भी गए तो वहां पर भी वे मधेश की समस्या के विषय में सोचते रहे। उन्हें एक पल चैन नहीं मिलता था। अपनी मातृभूमि के विषय में, मधेश की मुक्ति के विषय में, मधेशियों के अधिकार के विषय में सोचते रहते, मधेश के हेतु प्रचार प्रसार करते रहते। जापान और विलायत में भी उन्होंने मधेश का प्रचार प्रसार किया। मधेश.com वेबसाइट खोलकर, मधेश के विषय पर वीडियो बनाकर और अनेकों पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी वे मधेश का प्रचार करते रहे। उसी दौरान 2063 साल में नेपालगंज में नेपाली मधेशी दंगा हुआ। उसमें नेपाली लोगों ने
पुलिस के सहयोग में मधेशियों पर आक्रमण किया। मधेशियों की दुकान और घरों में आग लगा दी। उस घटना ने डॉक्टर साहब को पुनः झटका दिया। उसी घटना के बाद स्वतंत्र मधेश की मांग को सार्वजनिक करते हुए डॉक्टर साहब ने अरीम, अलायंस फॉर राइट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मधेश नामक संगठन की अवधारणा लाई। उस समय डॉक्टर साहब विलायत में अध्ययनरत ही थे। विलायत के बाद जब डॉक्टर साहब अमेरिका भी गए तो वहां भी मधेश की मुक्ति के लिए लगे रहे। उन्होंने मधेश के विषय पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरे जगहों पर प्रवचन भी दिया। डॉक्टर साहब ने विदेश में रहते आए सभी मधेशियों को संगठित करने के लिए गैर आवासीय मधेशी संघ का भी गठन किया। मधेश के मुद्दों को उठाने के लिए न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बैठकों में भी भाग लिया। इसी बीच में डॉक्टर साहब मधेश लौटे और मधेश की वर्तमान स्थिति जानने के लिए मेचिस से महाकाली यात्रा की। इस दौरान उन्होंने किसान की समस्या को समझा। खेती करेल छै अखनी तो आब पानी नहीं छै, अखनी मशीन से पानी दे रहल छै ना, पानी सूखल जाय छै ना, कादो सब नेता एकदम जल्दी चढ़े या धोती में झाड़े या सोचे आज जनता मरे या कोनो चीज का सुनवाई नहीं किया रहा। मजदूरों से उनकी हालात को जाना। दलित और मुस्लिमों से बातचीत की। सब गरीब तरह तरह कह रहा है, सरकार आते दलित में चीज भेजे छे मगर ऊपरे में खा जाए छे, जनता को कोनो प्राप्ति नहीं छे। थारू कमैया और कमलरी की दास्ता भरी जिंदगी को देखा। आदिवासी भूमिहीनों की स्थिति को जाना पहचाना। हम तो उठा रहे हैं ना, हमें कुछ ना मिल रहा है। तुम तो ना उठा रहे हो, मंजा से बैठो ढुक के वैसी रहेगा, एक कट्ठा रहेगा तो हमारे घर बासों सब हम लोग चल गए। अब हम कहाँ जाएं? महिलाओं और बच्चों की हालात देखी और ये सब देखने के बाद डॉक्टर साहब का दिल तड़प उठा। उन्होंने सोचा, जब हमारे अपने लोग यहाँ भूखे नंगे मर रहे हैं तो इनकी समस्याओं को समाधान करने की बजाय मैं अमेरिका में क्या कर रहा हूँ? मातृभूमि जब तड़प रही है तो मैं और इंतजार कैसे करूं? और डॉक्टर साहब ने अमेरिका में वैज्ञानिक की नौकरी तुरंत ही छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मधेश की समस्या से पूरे विश्व को परिचित कराने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और उसे विश्व में जगह जगह प्रचार भी किया। उस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी हासिल हुआ। विलायत की महारानी को भी वह दी गई और मधेश के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण कराया गया। उसके प्रत्युत्तर में महारानी ने डॉक्टर साहब को एक पत्र भी लिखा और अंततः डॉक्टर साहब 2068 साल कार्तिक माह में सदा के लिए अमेरिका से वापस लौट गए, अपनी नौकरी, करियर, सुख शैल सभी छोड़कर। लौटने के बाद उन्होंने कार्तिक 28-29 गते देशी विदेशी विद्वानों और राजदूतों को बुलाकर मधेश के विकास के विषय पर एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अनेकों विद्वानों ने मधेश के विकास के लिए अपनी अवधारणा दी।
Now I'd like to welcome Dr. C.K. Rao, President of the Non-Resident Madhesis Association, for a welcome speech as well as opening remarks. Mr. Chairman of the ceremony, the Honorable Dan Mahathir Chaudhary, Minister for Women, Children and Social Welfare, His Excellency Robert Parker, United Nations. What is development without dignity? What is development without respect for human rights? What is development without social justice? उसके बाद डॉक्टर साहब मधेश में गांव-गांव घूमते रहे, लोगों से जुड़ते रहे और समस्या का पहचान करने में लगे रहे। दो 2068 साल चैत में डॉक्टर साहब ने काठमांडू के खुला मंच में मधेशियों की बृहत आम सभा को संबोधन किया। वहां पर उन्होंने सूक्ष्म तरीके से स्वतंत्र मधेश को विश्व मानचित्र में स्थापित करने, उसके लिए वृहत गठबंधन बनाने और तैयारी करने की अवधारणा जनता समक्ष रखी। और मधेश में आज जगह जगह पर हजारों हजार सशस्त्र प्रहरी तैनात कर दिए गए हैं हमें दबाने के लिए, और इनका अत्याचार जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कौन कहता है कि मधेश एक निवेश नहीं है? हम मेची से महाकाली तक घूम कर आए हैं, गांव-गांव जाकर आए हैं, शहर शहर घूम कर आए हैं। तो अब भी अगर ये लोग क्षेत्रीय या सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हैं तो मैं कहता हूं कि हमारी पीढ़ी राष्ट्रीय राजनीति नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करेगी। और नेपाल में अगर मधेश को उचित स्थान नहीं मिलता है तो यूनाइटेड नेशंस हम मधेश को ले जाएंगे, वहां पर अपना अलग टेबल लगाएंगे और तब हम मधेश अगर पैलेस्टाइन जैसे इंटिटी को यूनाइटेड नेशन में स्थान मिल सकती है तो मधेश को भी मिल सकती है, और उसके लिए हमें हर कार्य करना है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हमें बृहद ढंग से तैयार होना है, हमें जनाधार निर्माण करनी है, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक संरचना बनाना है, और वह संरचना जो कि गांव-गांव तक, जिला-जिला तक, वार्ड-वार्ड तक हो। और ऐसी डेमोक्रेटिक संरचना बनाने के लिए हम सभी को लगना चाहिए, एक बृहद गठबंधन तैयार करना चाहिए। और यह काम हमें ही करना है, हमारी जनरेशन को करना है। हम इससे मुंह मोड़ नहीं सकते, हम अपना अधिकार छोड़ नहीं सकते, हमें हर हाल में अपने अधिकार पाना है, और इस कार्य के लिए हम सबको आगे आना है। मैं खुद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD करके अमेरिका में अच्छा खासा वैज्ञानिक था, करोड़ों में मेरी तनख्वाह थी, वहाँ पर अच्छा खासा घर में रहता था, अच्छी गाड़ी थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर मैं आज गांव-गांव यहाँ पर धूल खाते हुए फिर रहा हूँ। क्योंकि आज अगर हम नहीं लगे, आज अगर युवा वर्ग नहीं लगे, इसलिए यह जागने का वक्त है, यह उठने का वक्त है, यह आवाज को बुलंद करने का वक्त है। मैं यहाँ पर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ एक स्वतंत्र नागरिक बनने आया हूँ, और वह आजादी मुझे प्यारी है, और रेगिस्तान की भूमि पर भी वह आजादी मुझे प्यारी होगी, लेकिन स्वर्ग की भी दास्तां मुझे मंजूर नहीं। और उस आजादी के लिए मैं पूरे जीवन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब तक हम एक ही बात के लिए, एक ही समझौते के लिए अपना जीवन दान देते रहे। अगर अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो आज वक्त आ गया है कि हम अपने अधिकार को खुद निर्माण करें।
और मैं सीके राउत आज इस मंच पर कसम खाता हूँ कि अगर मधेश को जब तक अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक मधेश को अपना स्थान नहीं मिल जाता, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा, अपने मत दंड तक संघर्ष करता रहूंगा। और आप भी मेरे साथ आइए, आप भी इस मोर्चा में शामिल होइए, आप भी इस वृहद गठबंधन में शामिल होइए और हम सब मिलकर कसम खाते हैं एक समृद्ध मधेश बनाने की, एक विकसित मधेश बनाने की, एक शक्तिशाली मधेश बनाने की। तत्पश्चात 2069 साल जेठ 8 गते काठमांडू के मधेश मीडिया हाउस में पत्रकार सम्मेलन करते हुए डॉक्टर साहब ने स्वतंत्र मधेश गठबंधन एम की घोषणा की, जिसका लक्ष्य शांतिपूर्ण मार्ग द्वारा स्वतंत्र मधेश देश स्थापना करना है। उसके बाद डॉक्टर साहब जगह जगह घूमते हुए अनेकों शोध करते हुए मधेश की इतिहास ग्रंथ लिखे, जिसमें आदिकाल से अभी तक के मधेश का इतिहास समावेश है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने मधेश स्वराज और वीर मधेशी किताबें भी लिखी। मधेश स्वराज किताब में स्वतंत्र मधेश ही क्यों चाहिए और उसके लिए हमें कैसे तैयार होना है, क्या रणनीति लेना है, यह बात बताई गई है। वीर मधेशी किताब बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी के लिए पठनीय है और मधेश का इतिहास संक्षिप्त में बताती है। इसी बीच में डॉक्टर साहब ने भारत की राजधानी दिल्ली में भी मधेशियों के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया। उसके साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर में भी धरना देकर भारत के प्रधानमंत्री को भारत में भी मधेशियों की उचित अधिकार के लिए ज्ञापन पत्र भी दिया। भारतीय नेताओं से मिलकर भी मधेश के मुद्दों को उन्होंने उठाया। डॉक्टर साहब जगह जगह घूमकर अपने विचारों को फैलाने लगे। खेत खलिहानों में जाकर, गांव देहात में भी जाकर लोगों को समझाते रहे, उन्हें अपनी बातें सुनाते रहे और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते भी रहे। जगह जगह पर लोगों को मधेश के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के साथ साथ मधेश में कैसे नेपालियों का औपनिवेशिक शासन है और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, इन विषयों पर प्रवचन देते रहे। मधेश का नेतृत्व लेने के लिए लोगों को नेतृत्व का प्रशिक्षण भी दिए जाने लगा। नेपालियों के अन्याय और अत्याचार से तड़प रहे मधेशियों में डॉक्टर साहब का विचार आग की तरह फैलने लगा। लोग उमड़ उमड़ कर डॉक्टर साहब की बातें सुनने के लिए आने लगे। जहां पर 40-50 आदमियों को बुलाया जाता था, वहां पर सैकड़ों हजार लोग जमा होने लगे। लोग खिड़की से लटक लटक कर दूर से भी कान खड़ा करके डॉक्टर साहब की बातों को सुनने लगे। लोगों को अपनी आजादी समीप आते दिखाई देने लगी। लोगों में एक नया उल्लास, एक नई आशा जागृत हो उठी। मधेश आजाद होकर रहेगा, लोगों को यह विश्वास होने लगा।
लोगों के मन में आजाद मधेश का झंडा लहराने लगा।